आज है 13 जुलाई, सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें मैथ के क्वेश्चन, जीके, इंग्लिश, फिजिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक्स वाई ग्रुप दोनों बहुत स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एनालिसिस लेके आया हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस व्हाट्सएप स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन आए थे। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चंस हूबहू उन्होंने जो पेपर दिया था वही क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो बिल्कुल 99% आपका पेपर बिल्कुल रियल है। ओके, तो एयरफोर्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान दें एक बार कि अगर आप एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएसआर नेवी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग डिफेंस की तैयारी करने हैं, कहने का मतलब डिफेंस के एग्जाम की। और तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब यार करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड डिफेंस से रिलेटेड कोई भी क्लास अपडेट सब कुछ पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपको जो जो क्वेश्चन याद हैं उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। ओके, तो पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल आसान आ रहा है, लेकिन मैथ के कुछ क्वेश्चन जो टेक्निकल मैथ है एक्स ग्रुप का उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि आसान तो हैं लेकिन कैलकुलेटिव आ रहे हैं। ओके, वैसे इंग्लिश का बात की जाए तो इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट लेवल की ही आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पेपर देख लेते हैं किस टाइप का आया है। तो दोस्तों अब आ चुका हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन। देखिए सेंटेंस इसी टाइप का था और इस पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो आपसे पूछा गया कि करेक्ट प्रपोजिशन बनने के लिए द थंडर वाज एकम्पनाइड अ हैवी रेन। तो इसके प्रपोजिशंस थे फ्रॉम, बाई, अप एंड थ्रो। तो इसका सही जो जवाब है वो है एकम्पनीड बाई। एकम्पनीड बाई का मतलब होता है साथ में, क्या होता है एकम्पनी, एकम्पनीड बाई का मतलब होता है साथ में, तो एकम्पनाइड के बाद वाई ही प्रपोजिशन यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक मिसेस स्पेल्ट आया था, तो चूज द मिसेस स्पेल्ट डिस्पैरिटी, DISPARITY ILLUSIUN EINEVITAVLE और MIDDLE। तो डिस्पैरिटी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। इल्यूजन का मतलब होता है माया, भ्रम, इंद्रजाल जैसे बोलते हैं। इनअवॉइडेबल का मतलब होता है अथक, एक तरीके से। मिडिल का मतलब मध्य। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, क्या होती है असमानता। तो डिस्पैरिटी की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, तो यही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपसे जो विलोम शब्द है वो पूछा गया था, एंटीनोम पूछा गया था। देखिए ऑप्शन में एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। आपसे पूछा गया है एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को सजा देना, क्या होता है सजा देना, डेकोरेट कर देना एक तरीके से। तो इसके लिए जो एंटीनोम यूज होगा वो होगा डिसफिगर। फिगर किसी की चीज़ का है और आप उसमें आगे डिस लगा दो तो यानी कि उसका क्या हो जाएगा डिसफिगर, तो उसकी आकृति का बदल जाना, यानी कि सजे हुए को बिगाड़ देना एक तरीके से। तो डिसफिगर इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा एम्बेलिश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। यहाँ पर भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था आज के पेपर में, अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन का मतलब होता है एक तरीके से अनुभवी व्यक्ति, क्या होता है अनुभवी व्यक्ति होता है वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन का मतलब। तो वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। अब देखिए बुद्धिमान और अनुभवी का कोई मेल खा रहा है, बुद्धिमान है तो जरूरी थोड़ी है वो अनुभवी हो। चलिए नेक्स्ट है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का भी है बुद्धिमान। ओल्ड का मतलब बूढ़ा आदमी एक तरीके से, तो बूढ़ा आदमी जरूरी है अनुभवी हो हर चीज़ का। तो लेकिन वीटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। वीटरन VETERAN, वीटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अ वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज कॉल्ड वीटरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जेस्ट का सिनोनिम क्या होगा, जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, उत्साह होता है उत्सुक किसी चीज का। डिस्टेट का मतलब घृणा और प्लेजर का मतलब होता है आनंद, खुशी, उत्साह। तो सिनोनिम पूछा गया है पर्यायवाची, तो इसका मतलब जेस्ट का हो जाएगा प्लेजर। प्लेजर, उत्साह, आनंद, खुशी। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है फॉर्म एन एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपसे एडजेक्टिव पूछा गया है। मैंने कई बार बोला है आपसे वर्ब
बनाने के लिए, जीरेंड बनाने के लिए, एडजेक्टिव बनाने के लिए, नाउन के लिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है, एक फिल इन द ब्लैंक के रूप में भी पूछ लेता है। तो गोल्ड का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? द गोल्ड, तो ये तो होगा नहीं। गोल्डर, ये तो गलत ही है बिल्कुल वर्ड ही। गोल्डेस्ट, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। तो बचा क्या? गोल्डन, GOLDEN। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। गोल्ड का एडजेक्टिव विशेषण क्या होगा? गोल्डन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेंज द वॉइस, यानी कि एक्टिव पैसिव से भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये तो क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया है। चलिए, इट इज टाइम टू बाई बुक्स, फिर इसके बाद दे रखा है इट इज टाइम, फिर इसके बाद दे रखा है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इट इज टाइम टू बाई बुक्स, इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बॉट, क्या होगा? फॉर द बुक्स टू बी बॉट। बाई का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा? बॉट हो जाएगा। और इट इज टाइम के बाद फिर हम फॉर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो रागा के क्वेश्चंस थे उसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जीके और रीजनिंग के भी और फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? देखिए, जो विटामिन ए होता है इसकी कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। कौन सा होता है? रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जो आंखों में कमी आती है उसको। इसके बाद होता है विटामिन बी, बी का मतलब होता है बेरी बेरी रोग। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है जो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो आपसे पूछा गया था बेरी बेरी रोग किस कमी वेरी वेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा, विटामिन बी की कमी से होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ सकता है विटामिन डी की कमी से क्या होगा? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग होता है। इसी प्रकार से आपसे विटामिन के बारे में पूछ सकता है। तो विटामिन के का कारण होता है खून का थक्का जमना, खून का थक्का न जमना, यह आपका विटामिन के कारण होता है। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और विटामिन शब्द की खोज किसने की? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो विटामिन शब्द की खोज 1911 में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपसे पूछ सकता है इनके केमिकल नेम भी पूछ सकता है। तो विटामिन ए का जो नाम होता है विटामिन ए, बी और सी। तो सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। विटामिन बी का होता है थायमिन, और विटामिन ए का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो पिछला जो कल का पेपर हुआ था वहाँ भी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो यानी कि आज भी पूछे जा रहे हैं, अगली शिफ्टों में भी आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, माउंटेबेटन योजना थी, 3 जून को ये भारत में आई थी। माउंटेबेटन योजना, इसके तहत ही भारत को आज़ाद किया गया था। तो लॉर्ड माउंटेबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे यही प्रश्न पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन है, तो ये होते सी राजगोपालचारी। लेकिन आपसे पूछा है गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही जवाब होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और यही पहले भारत के विदेश मंत्री भी बने थे। यानी कि जो फॉरेक्स का काम होता था, विदेश का काम होता है, वो भी विदेश मंत्रालय भी इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में ही था। आपसे पूछ सकता है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। आपसे पूछ सकता है भारत का पहला रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में था। अगर रक्षा मंत्रालय डिफेंस की बात करें तो ये आपका बलदेव सिंह के हाथ में था। किसके हाथ में था? बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। आपसे पूछ सकता है भारत के पहले प्रधानमंत्री हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, रक्षा मंत्री हो गए। इसके बाद आपसे पूछ सकता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है।
आपसे पूछ सकता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इनका जो समाधि स्थल है ये है चित्रा भूमि। कौन सा है? चित्रा भूमि। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनका जो समाधि स्थल है ये है महाप्रयाण। कौन सा है? महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है फुल फॉर्म से रिलेटेड। एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। सीबीआई प्रदर्शित करता है, यानी कि सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म है। आप लोग बताइएगा सीबीआई के वर्तमान महानिदेशक कौन है? सीबीआई के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं? और ये अभी चेंज हुए थे, कौन बने हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 2010 कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना तय हुआ था? ये है नहीं, यहाँ पर होगा था। तो 2010 कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना तय हुआ था? तो इसका सही जवाब है दिल्ली के अंदर। आपसे पूछ सकता है इस बार जो 2021 का ओलंपिक हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है टोक्यो जापान के अंदर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? टोक्यो जापान के अंदर हो रहा है। और आपसे पूछ सकता है चौथा खेलो इंडिया जो गेम्स हैं वो कहाँ पर होंगे? तो ये होंगे पंचकुला हरियाणा के अंदर। कहाँ पर होंगे? पंचकुला हरियाणा के अंदर चौथे खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि इस बार 2021 के जो यूनिवर्सिटीज़ गेम हैं वो कहाँ पर होंगे? तो ये आपके होंगे कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर होंगे? कर्नाटक के अंदर होंगे जो 2021 के यूनिवर्सिटी गेम्स हैं। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जरूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। चलिए, तो ऑप्शन में दे रखा है सिडनी। सिडनी में बताइएगा कौन सा स्टेडियम है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग का मैथ का ही क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी है 4:5, सी अनुपात ए किसके बराबर होगा? तो आप लोग इसका कुछ नहीं करिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 2:3 और ये क्या होगा 4:5। तो 3 को आगे बढ़ाइए, इधर 4 को आगे बढ़ाइए, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। सी अनुपात ए पूछ रहा है, यानी कि सी पहले 15 और ए बाद में। ए कितना है? 8। तो 15:8 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आया है दो संख्याओं का गुणनफल 20,535 है, यदि उनका मासा पा 37 है तो लासा पा कितना होगा? देखिए दो संख्या है पी और क्यू, दोनों का गुणनफल क्या है? गुणनफल एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 20,535। कितना है? 20,535। लासा निकालना है और मासा पा है 37। तो 37 का हम भाग लगा देंगे 20,535 में, तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा 555 के बराबर। कितना आएगा? 555 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको आपको सरल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये गलत छपा है। देखिए निम्न को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत आसान पूछ लिया। 171 डिवाइडेड बाई 9 3 मल्टीप्लाई बाई 9। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले डिवाइड दो। तो 19 का 171 में डिवाइड देंगे तो 9 बचेगा। 9 का मल्टीपल 9 से करेंगे तो कितना बनेगा? 81। और 81 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर मिसिंग टर्म आपको पता लगाना है। इस सीरीज का मिसिंग टर्म क्या होगा? तो विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 8 27 64। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और 4 का क्यूब 64। तो 5 का क्यूब होगा 125। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर गलत छप गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर है यदि डॉली को 68 तो बॉली को कितना होगा? देखिए डॉली को कितना लिखा जाता है? DOLL बाई डॉली को लिखा जाता है 68। अगर डी की बात करें तो डी 4 पर आता है। ओ की बात करें तो ओ 15 पर आता है। एल की बात करें तो 12, एल 12 और 22 कितने पर आता है? 25 पर आता है। अगर सबको जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 और
हाँ 2 9, 9 और 5 14 और 4 18, तो ये 18 होगा और ये 6 यानी कि 68, यानी कि इन सभी टर्म के अंकगणितीय योगों का योग बीजगणितीय योग कितना होगा, 68 के बराबर होगा। तो ऐसे ही हमें बॉली निकालना है। तो बाकी टर्म तो क्लियर हैं, लेकिन सिर्फ डी की जगह पे क्या हो गया, बी हो गया, तो 2 कम कर दो यानी कितना बनेगा, 66 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 66। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोर्ड मास से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज इन साइन वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। देखिए अगर आपका किसी भी इस प्रकार का सवाल आता है तो आप लास्ट से ही चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर लास्ट से चेक करते हैं तो क्योंकि इस प्रकार के सवालों को सभी लोग शुरू से चेक करेंगे, लेकिन आप लास्ट से ही चेक कीजिएगा क्योंकि इनके आंसर लास्ट में दे रखे होते हैं। तो इसमें किसको चेंज करना है, प्लस और माइनस को चेंज करना है लास्ट डी के हिसाब से। तो 3 माइनस को तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 9, और मल्टीप्लाई को माइनस करना है 27 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इक्वेशन के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना होगा, 9 3 27, 27 से गया 27 कट गया, तो यहाँ पर बचा 9 डिवाइडेड बाई 3। तो 9 में 3 3 जा 9, तो ये 3 के इक्वल आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का सही जवाब हो गया। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही। जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन हैं, और 99% यही क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे गए थे। देखिए लिखने में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न यही था। ओके अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है कि ये क्वेश्चन और आया था, ये क्वेश्चन नहीं बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।